गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज आप आईपी में यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष एवं शांति ये टॉपिक पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसी क्लास में इसी वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब आप नॉलेज को तोड़ तोड़ के लेते हैं तो वो थोड़ा सा रिदम उसका कम बनता है। इसलिए एक टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में लेने की कोशिश करती हूँ। तो ये टॉपिक आज इसी में करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने लिखा है, राइट डाउन किया है। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और सारी जितना भी मैं एक्सप्लेन करूंगी सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपका ये नोट्स तैयार हो जाए और आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे आपके। यदि आप मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन नोट डाउन करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा, 10 दिनों के अंदर ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस लगाना शुरू कीजिए और प्रैक्टिस में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स दिया जाता है। तो अपलोडेड क्लासेस के थ्रू आप अपना कोर्स कंप्लीट करके और नोट्स बना सकते हैं। कोर्स जो ये प्लेलिस्ट है, कोर्स वीडियो नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर आप अगर चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आप इसको अवेल कर सकेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं प्रैक्टिस की, तो उसे भी आप अवेल कीजिए। तो यदि आप पूरी तरह से प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सभी वीडियोस, कोर्स वीडियोस एंड प्लेलिस्ट, प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी जो है अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे हम किस पर संघर्ष और शांति इस टॉपिक को लेने वाले हैं। और जिसने इसके पहले की क्लासेस नहीं ली हैं तो उनको लेकर के आप अपने नोट्स बना लीजिए। आपके अपने हैंड रिटन नोट्स ही सबसे बेस्ट होते हैं। और आप लोगों से ये बता दें कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हैं तो उनको शेयर कीजिए। और वीडियो को अगर थोड़ा भी यूजफुल लगती है तो इसको लाइक करके चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो जो आईपी है यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इस आईपी में संघर्ष और युद्ध दोनों पारिभाषिक शब्दावली हैं। दोनों क्या है? पारिभाषिक शब्दावली हैं और जिसके लिए प्रतिमान अलग-अलग हैं। दोनों के प्रतिमान जो हैं ये अलग हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच जो अंतरराष्ट्रीय स्तर होता है इसमें 2 देश हों या फिर कई सारे देश हों तो देशों के बीच विवादों का समाधान कैसे होता है? 2 तरीके से होता है। या तो साथ संघर्ष के द्वारा, मतलब कोई टकराव हो, उसमें मनमुटाव हो, विचारों का संघर्ष हो, संस्कृति का संघर्ष हो, इस तरह के संघर्ष हो या युद्ध हो, तो ये दोनों संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं। और या फिर शांतिपूर्ण वार्ताओं से होता है। तो संघर्ष या युद्ध के द्वारा या फिर शांतिपूर्ण वार्ताओं के द्वारा होता है। तो 2 तरह से होता है, एक युद्ध, संघर्ष या युद्ध के द्वारा और दूसरा शांतिपूर्ण वार्ताओं के द्वारा। ये 2 प्रकार हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में है, इसमें विवादों को निपटाने के लिए। ठीक है, तो यही 2 प्रकारों पे आज पूरी हमारी चर्चा होने वाली है और इसमें संघर्ष और युद्ध की प्रकृति को हम अलग से देखेंगे, क्योंकि युद्ध और संघर्ष में डिफरेंस है। संघर्ष तब स्वीकार किया जाता है जब 2 देशों के बीच सैनिक झड़प हो जाए और दोनों देशों में से या तो कोई देश अपने को शामिल ना माने या फिर कोई एक देश शामिल होना स्वीकार कर ले, जबकि दूसरा देश स्वीकार ना करे। तो एक देश स्वीकार कर ले और दूसरा देश स्वीकार ना करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? संघर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। युद्ध क्या है? युद्ध को देख लेते हैं हम। युद्ध वह स्थिति है जब 2 देशों के बीच सैनिक झड़प हो जाए, अर्थात सैनिक संघर्ष हो जाए और दोनों उसमें शामिल होना स्वीकार कर लें, तो उसे युद्ध कहते हैं। तो युद्ध और संघर्ष आप यहाँ समझ गए। तो यहाँ पर सैनिक झड़प वगैरह होती है तब ये संघर्ष के तरह देखा जाएगा। लेकिन अगर सैनिक संघर्ष हो जाए और दोनों देश उसमें शामिल हों, तब क्या हो जाएगा? ये
उस स्थिति में युद्ध कहलाएगा। यानी कि जहाँ पर हिंसा शुरू हो जाए, वहाँ पर युद्ध शुरू हो जाएगा, युद्ध कहा जाएगा। और जहाँ पर हिंसा नहीं होगी, संघर्ष होगा, किस तरह का, थोड़ा-सा छुट-पुट सा कोई विचारों का, संस्कृत का, या फिर किसी बात पर लेकर के कोई बहस होना या अनबन होना या उनके हित टकरा जाना, उस पर बहस होना, ये सब संघर्ष के अंतर्गत आएगा। तो संघर्ष और युद्ध में बेसिक सा डिफरेंस है। संघर्ष क्या ज़्यादा वो अहिंसात्मक होता है और युद्ध क्या होता है, हिंसात्मक होता है। युद्ध में हिंसा ज़रूरी है, हिंसा होगी तभी युद्ध माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा भी है कि युद्ध में हिंसा का प्रयोग ज़रूरी है, परंतु संघर्ष में ऐसा नहीं है। युद्ध और संघर्ष दोनों की प्रकृति अलग-अलग है, क्योंकि उनका दोनों का क्या है, जिस बेसिस पे वो देखे जाते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से वो देखे जाते हैं, उनका वो पर्सपेक्टिव ही अलग हो जाता है। क्योंकि युद्ध में हिंसा का प्रयोग होता है और संघर्ष में हिंसा का प्रयोग नहीं होता है। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच हिंसक संघर्ष को ही युद्ध कहते हैं। तो युद्ध की आप ये परिभाषा समझ गए, साथ ही साथ संघर्ष की भी आप परिभाषा समझ गए कि संघर्ष किसे कहते हैं। वास्तव में 2 पक्षों के बीच किसी संसाधन पर नियंत्रण को लेकर जो अहिंसक युद्ध होता है, वही संघर्ष होता है। तो किसी संसाधन को लेकर के, और यहाँ पर संसाधन भी आ सकते हैं, विचारधाराएँ भी आ सकती हैं, संस्कृत वगैरह भी आ सकती है। तो मतलब उस उस पर नियंत्रण को लेकर के या अपने प्रभुत्व को दिखाने को लेकर के जो अहिंसक युद्ध होता है, वही संघर्ष कहलाता है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है, संघर्ष अहिंसक होता है और युद्ध हिंसक होता है। संघर्ष की स्थिति में दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान प्रायः कैसे किया जाता है? बातचीत के द्वारा ही किया जाता है। तो जो संघर्ष क्या है? बातचीत के द्वारा की जाती है। कभी-कभी न्यायिक रूप से भी संघर्ष को हल करने की कोशिश की जाती है, जबकि युद्ध के दौरान सख्ती से समस्या का समाधान किया जाता है। तो संघर्ष का समाधान कैसे होता है? बातचीत के द्वारा होता है। जो न्यायिक रूप यानी कि जो कानून होते हैं, इनके द्वारा समाधान ढूँढा जाता है। लेकिन जब युद्ध की बात आती है, तो युद्ध में केवल और केवल शक्ति ही समस्या का समाधान निकालती है, यानी कि शक्ति के द्वारा ही समस्या का समाधान निकाला जाता है। आईपी में आईपी में संघर्ष और युद्ध का संबंध पूर्ववत जैसा नहीं है, क्योंकि शीत युद्ध के समय या उससे पहले 2 या 2 से अधिक देशों के बीच क्या होता था, प्रायः युद्ध होते थे। मतलब बात-बात पर युद्ध शुरू हो जाते थे। लेकिन शीत युद्ध के बाद 2 देशों के बीच युद्ध की संभावना कम हो गई है। तो युद्ध की संभावना जो है वर्तमान समय में कम हो गई है और राज्यों के अंदर क्या हो गया है कि युद्ध की संभावना, गृह युद्ध जो है, राज्यों के अंदर का युद्ध, एक युद्ध होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध बोलते हैं, विश्व युद्ध बोल देते हैं। 2 देशों के बीच में हो रहा है तो देशों के बीच का युद्ध हो जाएगा। और एक युद्ध दूसरा होता है जो अपने देश के अंदर ही चलता है। जैसे आप घर ही घर में लड़ते रहें, एक बात वो अलग हो जाएगी कि आप अपने पड़ोसी से लड़ रहे हैं, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन आप अपने घर के ही सदस्यों से लड़ने लग जाएँगे तो क्या हुआ, वो गृह युद्ध हो जाएगा। वो आप अपने अंदर घर में लड़ रहे हैं। इसी प्रकार किसी राज्य के अंदर जब युद्ध की संभावना मतलब होती है या किसी प्रकार की बात पर लेकर के संघर्ष, झड़प, ये सब चीज़ें होती हैं, तब क्या होता है, उसे गृह युद्ध कहा जाता है। और आज के दौर में गृह युद्ध की संभावना बढ़ गई है, विश्व युद्ध की संभावना कम हो गई है। क्यों? क्योंकि सबके पास जो है हथियार हो गए हैं, परमाणु जो है ये हथियार हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो कोई भी देश आगे बढ़कर के युद्ध करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि सभ्यता और संस्कृति जो है पूरी तरह नष्ट भी हो सकती है। क्योंकि जितने भी शक्तिशाली देश हैं, जो आगे के देश हैं, जो एडवांस हैं थोड़ा, उन सभी के पास परमाणु हथियार हैं और एक अगर यूज़ करता है तो दूसरा भी यूज़ करेगा। भले ही वो बर्बाद हो रहा, लेकिन क्या करेगा कि दूसरे को बर्बाद करके तब बर्बाद होगा। तो यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति की जो है नष्ट होने के कगार पे आ गई है, ऐसे हथियार बन चुके हैं। इसलिए विश्व युद्ध करने से 2 देश युद्ध करने से बचते हैं। हालाँकि गृह युद्ध जो है बढ़ गया है आजकल के दौर में। ठीक है? आगे देखेंगे, जो संघर्ष और युद्ध की प्रकृति क्या होती है, वर्तमान समय के अर्थ परिवेश के अनुसार प्रायः परिवर्तित हो चुके हैं। जो वर्तमान समय के संघर्ष और युद्ध की प्रवृत्ति है, ये आज के एनवायरनमेंट में परिवर्तित हो चुके हैं, क्योंकि बड़े देश
छोटे देश पर आक्रमण नहीं करते हैं, बल्कि कैसे वहाँ पर अपना आधिपत्य करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो जैसे ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि डब्ल्यूटीओ वगैरह हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं? ये यही तो कर रहे हैं ना कि जितने इसमें बड़े इस संस्थाओं के माध्यम से बड़े देश छोटे देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसी नीतियाँ हैं, जो कि बड़े देश को जो है क्या बेनिफिट पहुँचा रही हैं और छोटे देशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। क्योंकि वो संस्थाएँ क्या हैं, बड़े देशों के इन्फ्लुएंस में हैं। जैसा वो चाहते हैं उनके इंटरेस्ट में ही सारी नियम रूल्स बन रहे हैं। तो नीति निर्धारक ही वही बड़े देश हैं, तो वो अपने हित में काम करते हैं और उसी के थ्रू उन्हीं संस्थाओं के द्वारा क्या करते हैं, छोटे देशों पर अपना स्थापित मतलब नियंत्रण जो है स्थापित कर रहे हैं। वर्तमान परिवेश में नव साम्राज्यवाद का आधार नव उपनिवेशवाद को माना जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शक्तिशाली देश के नियंत्रण और निर्देशन में जो है काम करती हैं। तो वर्तमान परिवेश में अगर हम बात करें कि युद्ध के क्या कारण हो सकते हैं, तो वर्तमान एनवायरनमेंट में, प्रेजेंट एनवायरनमेंट में युद्ध के जो हैं कुछ मेन कारण हैं। कौन-कौन से हैं? जैसे कि आक्रामकता हो जाएगी, ठीक है? दूसरा आर्थिक लाभ हो जाएगा। आर्थिक लाभ हो जाएगा, यानी कि आर्थिक लाभ के लिए लोग लड़ेंगे, देश लड़ेंगे और आक्रामकता क्या है कि छोटी-छोटी बात में आक्रामक होना, ये भी एक कारण है और राज्य के भौगोलिक विस्तार की आकांक्षा, ये भी युद्ध का कारण है। जैसे कि चीन देखो, हर 6 महीने, साल भर में वो किसी न किसी हमारे जो है अ, लैंड पर, भूमि के टुकड़े पर वो अपना अधिकार दिखाने लगता है और उसी पर क्या है झड़प होती है और बात अगर मतलब आगे भी बढ़ सकती है और बढ़ भी गई है 1-2 बार। तो ये क्या है, भौगोलिक विस्तार की आकांक्षा। चीन की नीति कैसी है, वो अपने जो उसका लैंड है, अपने लैंड को, अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। तो कैसे बढ़ाएगा? जो अगल-बगल के देश होंगे उनकी सीमाओं को हड़प करके, उनकी ज़मीन को हड़प करके बढ़ाएगा। तो ये एक बहुत मेन कारण है युद्ध का। अगला क्या है, आंतरिक क्षेत्र में विघटनकारी तत्वों का उभार। अगर आंतरिक क्षेत्र में विघटनकारी तत्व आ गए, यानी कि मान लीजिए कि दूसरे देश से कुछ लोग आ रहे हैं और अंदर क्या है, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनको बिगाड़ रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि जनता भड़क रही है, जनता आपस में लड़ रही है, तो ये क्या है, विघटनकारी, यानी कि ये विघटन को जो है क्या है, विघटन की दशाएँ उत्पन्न करते हैं। तो यदि आंतरिक क्षेत्र में विघटनकारी तत्वों का उभार हो जाता है, तब भी क्या होता है, युद्ध का जो है वहाँ पर कारण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जिस देश से घुसपैठिए घुस रहे हैं, फिर जिस देश में घुस रहे हैं, जिस देश के, तो वो दोनों देश, घुसने वाले देश के और जिस देश में घुसाए जा रहे हैं, तो वो दोनों देश क्या है, आपस में टकराएँगे और युद्ध वहाँ पर निश्चित है। 5वां जो बहुत बड़ा कारण है, आतंकवाद। तो आतंकवाद है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आतंकवाद के ज़रिए, आतंकियों के ज़रिए किसी देश पर हमला करना, उसके देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचाना, सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना। फिर जब ये चीज़ें होती हैं, तो जिस देश पर ये चीज़ आक्रमण होते हैं, आतंकवादी आक्रमण करते हैं, तो क्या करते हैं, वो देश दूसरे देश से, जिस देश से आतंकवादी आए हैं, वहाँ पर जाकर के क्या करते हैं कि अपना सिक्योरिटी पर्पज़ से वो भी कुछ शक्ति प्रदर्शन करते हैं। यानी कि वो भी कहते हैं कि ठीक है, अपने आतंकवादियों को हटा लो, नहीं तो क्या होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पाकिस्तान हमेशा जो है क्या करता है कि आतंकवादियों के थ्रू भारत में उथल-पुथल मचाने की कोशिश करता रहता है और इस बात पे कितने ही बार जो है क्या किया गया है कि ये युद्ध हो चुके हैं। और तो ये आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा कारण है। अमेरिका में भी इसका जो है वर्ल्ड ट्रेड पर जब ये हमला हुआ था, तो उसके बाद अमेरिका ने भी जो है युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है? तो ये सारे जो है वर्तमान परिवेश में मेन कारण हैं युद्ध के। वर्तमान समय में युद्ध की परिभाषा परिस्थिति के अनुसार संचालित है, इसलिए माइकल वाल्जर ने क्या किया है कि जो माइकल वाल्जर हैं, इन्होंने न्यायपूर्ण युद्ध की संकल्पना दी है। किसने दी है? माइकल वाल्जर महोदय ने। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने लिख दिए हैं, बाकी आप जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करते जाइए। वर्तमान समय में
जो है माइकल वाल्जर हैं, इन्होंने क्या किया है, न्यायपूर्ण युद्ध की संकल्पना दी है। सीधा-सीधा क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। सीधे-सीधे क्वेश्चन आते हैं और इन्होंने क्या कहा है कि युद्ध के संबंध में अपनी रचनात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, जिसमें आर्थिक न्याय पर बल दिया है। तो इन्होंने अपनी रचनात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए युद्ध के संबंध में किस पे, आर्थिक न्याय पर बल दिया है कि ये बताते हैं कि आर्थिक न्याय अगर होगा तो युद्ध की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसलिए क्या है, आर्थिक न्याय होना चाहिए, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो इस तरह से बननी चाहिए कि सभी देशों का लाभ हो। ऐसा नहीं कि कुछ देशों के हित में काम कर रहा है और कुछ देशों के अहित में काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है किसका, युद्ध का। तो माइकल वार्जर ने क्या किया है, युद्ध के संबंध में अपनी रचनात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है और आर्थिक न्याय पर बल दिया है। और क्या किया, इन्होंने न्यायपूर्ण युद्ध की संकल्पना भी दी है। तो दो चीजें यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है माइकल वार्जर के संबंध में। ठीक है, तो देख लीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको यहाँ पर जो है इस क्लास में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैं हाईलाइट करते चलती हूँ। तो ये एक चीज फायदा होगा कि आप एक ढेर में से इंपॉर्टेंट चीजें आप निकाल के पहले ही रख ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, 90% चांस है कि आपके उन्हीं मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो ये एक बेनिफिट है इस क्लासेस का, वो आप कर लें। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आपके नोट्स अपने आप बनेंगे, हर कोई पीडीएफ डाउनलोड करता है, पढ़ते कितने हैं, जो पढ़ता है वो सक्सेस है। हर कोई जो है नोट्स खरीद रहा है या मंगा रहा है वो सक्सेस नहीं है, जो नोट्स बना रहा है वो सक्सेस है। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जब आप अपने आप नोट्स बनाते हैं, जब आप हाइलाइटेड पॉइंट को अलग लिखते चलते हैं, उनको मार्क करते चलते हैं। तो ये कुछ यही छोटी-छोटी चीजें होती हैं जो आपको सक्सेस देती हैं और फेल्योर की ओर भी ले जाते हैं। कुछ छोटे-छोटे पॉइंट हैं, ठीक है? आगे जो है विचारक मार्क्स कार्ल वॉन क्लाउ के अनुसार जो है इनके देखेंगे ये क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। तो देखते हैं आगे जो विचारक हैं मार्क्स कार्ल वॉन क्लाउजेवित्ज, ये है इनका पूरा नाम और इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन वॉर में ये बताया है इन्होंने कि युद्ध अन्य माध्यमों से संचालित राजनीति है। ये इनकी पुस्तक है ऑन वॉर और ये बता रहे हैं इसमें कि युद्ध जो है अन्य माध्यमों से संचालित राजनीति है, यानी कि युद्ध को भी इन्होंने राजनीति बता दिया है, सिर्फ वो अन्य माध्यम से संचालित है जो अपनी प्रकृति में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय हो सकती है। तो युद्ध क्या है, इनके अकॉर्डिंग युद्ध भी एक राजनीति है, अन्य माध्यमों के द्वारा संचालित की जाती है और ये अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भी हो सकती है और राष्ट्रीय भी हो सकती है। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स वॉन क्लाउ के द्वारा। ये आप देख रहे हैं। आगे कुछ जो है डेफिनेशन है तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता रही हूँ, नोट डाउन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है पर आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन जो है ग्रीनविल के अनुसार दी गई है, ये बताते हैं कि विश्व में वैश्वीकरण की प्रवृत्ति का विकास होना युद्ध की प्रकृति परिवर्तन का आधार है। ठीक है, और अगला है वॉलरफील्ड के अनुसार युद्ध और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं जिसमें केवल प्रकृति और मात्रा का अंतर है। तो ये दो जो हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। आगे एक दो और हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्या है, गारफील्ड के अनुसार, गारफील्ड इनके अनुसार ये क्या बताते हैं कि वर्तमान मानव जात युद्ध के संकट से लगभग मुक्त हो गई है क्योंकि परमाणु प्रतिरोधक क्षमता विश्व के प्रमुख देशों के पास उत्पन्न हो गई है। तो ये इनकी परिभाषा है और इसका सेंस क्या निकल रहा है कि परमाणु प्रतिरोधक क्षमता विश्व के अधिक प्रमुख देशों के पास उत्पन्न हो गई है। तो इस वजह से जो है युद्ध की संकट से लगभग मानव जाति मुक्त हो गई है। ठीक है, अगला क्या है कि वर्तमान परिवेश में युद्ध की प्रकृति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। 11 सितंबर 2001 के बाद वास्तव में युद्ध का मुख्य आधार आतंकवाद बन गया है। तो आज की डेट में जो है 11 सितंबर 2001 के बाद क्या है, आतंकवाद ही मुख्य आधार बन चुका है। किसका, युद्ध का। आतंकवाद मुख्य आधार बन चुका है और जितने अभी भी युद्ध हो रहे हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं आतंकवादी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी जैसे यूक्रेन वगैरह इन सब का युद्ध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके अगर तार जोड़े जाएं
तो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आज के समय में क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि आज के समय में वास्तव में मुख्य का आधार क्या है, तो आतंकवाद जो है मुख्य आधार है आज के समय में। इसको नोट डाउन रखें करेंगे आप। और अगला क्या है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जो आक्रमण किया, उसका प्रमुख आधार आतंकवाद है और उसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम दिया गया। तो ये एक मेन पॉइंट है जो कि शायद मैंने नहीं लिखा है। तो जब जो अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर जो आक्रमण किया गया था, ये क्वेश्चन आता है, तो उसका नाम क्या था, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये इसका नाम है। और किया किसके द्वारा गया था ये युद्ध, किसके, जो अमेरिका था, अमेरिका ने किस पे किया था, अफगानिस्तान पे किया था। ठीक है, अफगानिस्तान पे किया था, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो ये एक मेन पॉइंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर क्या होता है कि दूसरा जो मेन पॉइंट है, ये देखिए सारे स्टार मार्किंग को करते चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सीधे ये पूछ लेगा। फिर एक्सिस ऑफ इविल्स या फिर दुष्ट राज्यों की धुरी, सीधा बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो 2002 में जो ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, इन्होंने 3 राज्यों को दुष्ट दुष्ट राज्यों की धुरी या एक्सिस ऑफ इविल्स बोला था। ठीक है, एक्सिस ऑफ इविल बोला था। और या फिर यह हिंसात्मक एक्सिस ऑफ, जो बोलते थे कि इसको जॉर्ज बुश ने एक्सिस ऑफ इविल बोला, और इसमें जो है इस दुष्ट राज्यों की धुरी में इन्होंने 3 राज्यों को शामिल किया था। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है, किसने बोला था, जॉर्ज बुश ने बोला था। क्या बोला था, दुष्ट राज्यों की धुरी बोला था। और किन राज्यों को बोला था, तो 3 राज्य आते हैं, ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया। जो है ये 3 राज्यों को इन्होंने दुष्ट राज्यों की धुरी बोला था। कब बोला था, 2002 में बोला था। तो ये भी आपका एक सीधा क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। ठीक है, अमेरिका ने आतंकवादी संघर्ष को राज्य प्रायोजित संघर्ष का नाम दिया है। तो अमेरिका ने क्या कहा, जो आतंकवादी संघर्ष है इसको क्या बोला है कि राज्य प्रायोजित संघर्ष बोला गया, कि राज्यों द्वारा जो संघर्ष बढ़ाया जा रहा है, प्रयोजन किया जा रहा है, जिसको प्लान किया जा रहा है, ऐसा संघर्ष बताया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष एक नया स्वरूप है, क्या है, पूर्व आशंका पर आधारित। तो संघर्ष का एक नया स्वरूप क्या हो गया, पूर्व आशंका पर आधारित, यानी कि पहले से ही किसी बात की शंका है और उसी के जो है उसी के लिए या उसी के द्वारा वो संघर्ष की उत्पत्ति हो रही है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का एक नया स्वरूप पूर्व आशंका पर आधारित है। तो ये एक नया स्वरूप है कि अभी नए टाइम पे क्या हो रहा है कि पहले से किसी बात पर आशंका है या कोई आशंका हो गई या भविष्य में कुछ चीज घटने वाली है, ऐसी आशंका अगर देश को हो गई तो वो उस पर भी संघर्ष बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अंतर्गत संघर्ष निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में युद्ध का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इसने जो है संघर्ष निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया, युद्ध का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2003 में ये युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये युद्ध जो है पूरी तरह से आशंका पर आधारित खूनी युद्ध या खूनी संघर्ष आप कह सकते हैं, ऐसा था। तो जो 2003 में द्वितीय खाड़ी का युद्ध हुआ था, ये आशंका पर आधारित खूनी युद्ध था या खूनी संघर्ष था। ठीक है, तो आज के टाइम पे क्या है कि आशंका पर आधारित जो कुछ विवाद हैं, ठीक है, संघर्ष हैं, वो क्या है, आगे युद्ध का रूप ले रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 2003 का ये जो युद्ध है, खाड़ी युद्ध, ये इसका उदाहरण है। द्वितीय खाड़ी युद्ध ये इसका उदाहरण है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष या युद्ध के कई कारण हैं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है उस संघर्ष के या फिर आप युद्ध कह लीजिए, उनके कई कारण हैं जो कि परिवर्तित अलग अलग हैं। ऑब्वियस सी बात है, परिस्थिति अलग हो सकती है, समय के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकते हैं और देश के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो
कोई भी देश युद्ध करने के लिए अपने आर्थिक संसाधन को सैनिक संसाधन में तब्दील कर देता है, ठीक है? और इसमें जो नेतृत्व होता है उसकी प्रमुख भूमिका होती है। अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति सिद्धांतकार हैं, इनके अनुसार बिना नेतृत्व के ना तो राज्य का निर्माण हो सकता है और ना ही कोई देश विकसित हो सकता है। तो ये इनका मानना है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, इसमें नेतृत्व का बहुत जो है योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। अगर नेतृत्व अच्छा मिल गया तो एक राज्य का जो है निर्माण भी हो जाता है और वो विकसित भी होता है। तो नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर नेतृत्व अच्छा है तो वो अपने आर्थिक संसाधन को सैनिक संसाधन में परिवर्तित करके और अपने देश को आगे ले जा सकता है। सभी मुश्किलों से, जो असुरक्षा है या फिर कोई अटैक है, उनसे क्या कर सकता है, बचा सकता है अपने देश को, ठीक है? तो ये जो सिद्धांतकार हैं, ये कहते हैं कि बिना नेतृत्व के अंतरराष्ट्रीय में युद्ध को कभी जीता ही नहीं जा सकता है। तो ये तो आप भी जानते हैं कि नेतृत्व के बिना कोई भी लड़ाई, कोई भी संघर्ष जीती नहीं जा सकती। अगर नेतृत्व प्रभावशाली हुआ तो जीत निश्चित है। अगर नेतृत्व जो है ढीला हो गया, अच्छा नहीं है, प्रभावहीन है, तो हार निश्चित है। संघर्ष, युद्ध, शक्ति आदि सभी परिस्थितियों में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। तो ये सब बहुत कॉमन सी बातें हैं, लेकिन जो आप अपने रियल लाइफ में, अपने आसपास, अपने जो है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वहां पर देखते हैं, वही चीजें एक बड़े लेवल पे जो विश्व पटल पर क्या हो जाती हैं, उसी का प्रतिरूप बनकर के उभरती हैं। वही चीजें होती हैं, बड़े लेवल पे आती हैं, ठीक है? युद्ध की स्थिति पर विचार करते हुए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से, अगर युद्ध की स्थिति की बात करें तो दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। कौन सा? सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ठीक है? तो पावर है और इसको एक को सॉफ्ट पावर बोला जाता है, दूसरे को हार्ड पावर बोला जाता है, ठीक है? और अगर हम बात करें कि सॉफ्ट पावर के अंतर्गत क्या-क्या आता है, तो सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आता है नेतृत्व आ जाएगा, विचारधारा आ जाएगी, सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय संस्थान में नेतृत्व को सम्मिलित किया गया है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। और अगर हम हार्ड पावर की बात करें तो हार्ड पावर के अंतर्गत आ जाएगा आपका सैनिक शक्ति आ जाएगी, आर्थिक शक्ति आ जाएगी, तकनीकी शक्ति आ जाएगी। ये सारी शक्तियों को जो है हार्ड पावर में शामिल किया गया है, ठीक है? और एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली है कि सॉफ्ट पावर शब्द जोसेफ नाई के द्वारा दिया गया है, तो इसको भी स्टॉप मार्क कर लेंगे, ठीक है? कि ये जो है किसके द्वारा? जोसेफ नाई के द्वारा दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं। बाकी जो है कॉन्सेप्ट वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि शास्त्री के अनुसार संघर्ष या मूल के आधार पर भूमि शक्ति तैयार करती है जो मूर्त एवं अमूर्त तत्वों के समन्वय से बनती है। जिस देश का आकार, स्थिति, जलवायु, आकृति, सीमाएं अत्यंत जटिल होती हैं, उन पर आधिपत्य स्थापित करना दूसरे राष्ट्रों द्वारा सहज नहीं होता है। तो जो देश का आकार, स्थिति, जलवायु, उसकी आकृति और जो सीमाएं होती हैं, तो अगर ये जटिल हुई तो कोई देश जो है उस देश पर, जिसके पास ये सारी चीजें हैं, आकार, स्थिति, जलवायु और आकृति, सीमाएं, ये जो जटिलता होती है किसी देश में इन सब चीजों में, तो दूसरे राष्ट्र के लिए उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दो पावर दिए गए हैं, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। लेकिन अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध के संदर्भ में सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और तकनीकी शक्ति की विशेष भूमिका होती है। अगर युद्ध हो रहा है तो आपको जो है इन चीजों की ही आवश्यकता पड़ी, आप इन्हीं चीजों से विजय हासिल कर पाएंगे। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है उस पर युद्ध मूलतः हार्ड पावर पर ही निर्भर करता है। जब कोई युद्ध होता है, अंतरराष्ट्रीय युद्ध होता है, तो क्या होता है, हार्ड पावर पर ही युद्ध निर्भर करता है कि आपकी जीत होगी या हार होगी, ठीक है? और जिसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कौन होता है? जो सैन्य शक्ति होता है, ये केंद्र बिंदु होता है। तो ये जो सैन्य शक्ति है, ये वाली, ये इसका केंद्र बिंदु हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है किसका? हार्ड पावर का। सैन्य शक्ति जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका केंद्र बिंदु हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हार्ड पावर का जो केंद्र बिंदु है कौन है? तो सैन्य शक्ति है।
अंतरराष्ट्रीय युद्ध में सॉफ्ट पावर यूज होता है या हार्ड पावर की भूमिका है? तो भाई हार्ड पावर की भूमिका है, क्योंकि हार्ड पावर के अंतर्गत सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, तकनीकी शक्ति की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा सारी चीजें। और वीडियो को जो भी लोग जुड़े हैं उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आगे की सारी वीडियोज आपको मिलती रहें। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे की कुछ और मेन पॉइंट हैं। शक्ति के निर्धारक। आईपी में शक्ति के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए कुछ तत्व होते हैं, तो कौन कौन से हैं? मूर्त तत्व। शक्ति के निर्धारक तत्व की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? पहला है मूर्त तत्व और दूसरा है अमूर्त तत्व। ठीक है, जो मूर्त तत्व है इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? जनसंख्या आ जाएगी, ठीक है, आर्थिक विकास आ जाएगा, और जो आर्थिक विकास का स्वरूप होगा ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। तो ये सब आ जाएंगे मूर्त तत्व के अंतर्गत। और जो अमूर्त होगा, क्योंकि ये दिख रहे हैं, जनसंख्या भी दिख रही है, जो आर्थिक विकास हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन जो अमूर्त तत्व है इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा नेतृत्व, आ जाएगा आपका विचार, आ जाएगा मनोबल, आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगी? समता आ जाएगी, नागरिकों का चरित्र आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो नेतृत्व भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, नेतृत्व भी इसमें जो है आ जाएगा। तो ये सारी अमूर्त जो तत्व होते हैं किसी देश के शक्ति निर्धारक तत्वों में कौन कौन से होते हैं? मूर्त होते हैं, अमूर्त होते हैं। मूर्त में जनसंख्या, आर्थिक विकास वगैरह ये सभी आ जाएंगे, जबकि जो अमूर्त होगा उसके अंतर्गत नेतृत्व, समता, विचार, मनोबल, नागरिकों का चरित्र, ये सभी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आईपी के अंतर्गत नागरिकों का देशद्रोही व्यक्तित्व संघर्ष की पटकथा तैयार कर देता है, जबकि पूर्ण राष्ट्रवादी व्यक्तित्व युद्ध की आधार भूमि तैयार कर देता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अंतिम उपाय युद्ध को माना जाता है, यानी कि अगर सारे उपाय उन्होंने करके देख लिए किसी अपने राष्ट्र के हित के लिए, और कूटनीति भी अपना लिया, शांतिपूर्ण वार्ता अपना लिया, थोड़ा बहुत विचारों का संघर्ष हल्का फुल्का कर लिया, वो भी सारी चीजें अपना करके अगर बात नहीं बन रही है तो अंतिम उपाय क्या हो जाएगा? युद्ध माना जाता है। तो ये भी आप नोट डाउन करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए क्या है? अंतिम उपाय युद्ध को माना गया है। जब दो देशों के बीच कूटनीति समझौता अन्य माध्यमों से जो है समस्या का समाधान जब नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? युद्ध जो है अंतिम विकल्प होता है। तो युद्ध जो है हमेशा अंतिम विकल्प रखा जाता है, क्योंकि युद्ध में क्या होता है? नुकसान होता है, चाहे जीत हार किसी की भी हो लेकिन नुकसान होता है, जन का, धन का, रिसोर्सेस का, सभी चीजों का। तो ये हमेशा अंतिम विकल्प होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और युद्ध के औपचारिक और अनौपचारिक दो स्वरूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो युद्ध के स्वरूप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। युद्ध के स्वरूप कौन कौन सा? एक औपचारिक होता है, दूसरा होता है अनौपचारिक। तो अगर हम औपचारिक की बात करें तो औपचारिक स्वरूप के अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों के सीधे आक्रमण को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि सीधे जब दो देश या दो से अधिक देश एक दूसरे पर क्या कर दे? आक्रमण कर दे, यानी कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे, या कई देश मिलकर के एक गुट बना करके, जैसे कि सोवियत यूएसएसआर और अमेरिका के गुट बने हुए थे उस समय, तो ऐसे गुट बना करके अगर ये लड़ना शुरू करेंगे तो वही हो जाएगा। दो या दो से अधिक देशों के जब सीधे आक्रमण को इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी कि सीधा आक्रमण कर दे, तो वही हो जाएगा युद्ध का औपचारिक स्वरूप। और अनौपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक युद्ध के अंतर्गत छापामार युद्ध आ जाता है, आतंकवादियों के माध्यम से युद्ध आ जाता है, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना, ठीक है, और अगर किसी देश में विविधता है तो जो वो विविधता है उसमें एकता को समाप्त करना। एकता समाप्त हो जाएगी तो क्या हो? आपस में ही वो क्या कर जाएंगे? लड़कट के मर जाएंगे और आपस में ही उनके यहाँ गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक जो अनौपचारिक युद्ध के ये सारे स्वरूप हैं। छापामार युद्ध, आतंकवादियों के माध्यम से युद्ध, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देना, और जो किसी देश में बहुत सारे समाज रह रहे हैं, बहुत सारे कास्ट हैं,
उन कास्टों के बीच में, उन जातियों के बीच में आपस में मतभेद उत्पन्न करना, भड़काऊ लोगों को भड़का देना एक दूसरे के प्रति और उनकी एकता को समाप्त कर देना। तो आपस में ही ये सब क्या आ जाएंगे, अनौपचारिक युद्ध के रूप में ये सब माने जाते हैं। और युद्ध के अन्य स्वरूप भी दिए गए हैं। तो युद्ध के अन्य स्वरूपों में क्या क्या है, न्यायपूर्ण युद्ध है, अन्यायपूर्ण युद्ध है, व्यक्तिगत या सार्वजनिक युद्ध है, पूर्ण व अपूर्ण युद्ध है, गृह युद्ध आ जाएगा और परमाणु युद्ध आ जाएगा। तो ये जो है युद्ध के अन्य स्वरूप माने जाते हैं। युद्ध न्याय की स्थापना, शोषण का विरोध तथा संप्रभुता की अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, तो युद्ध क्या है, न्याय की स्थापना। युद्ध क्या होता है कि न्याय की स्थापना के लिए किया जाता है, शोषण का विरोध के लिए किया जाता है तथा संप्रभुता की अभिव्यक्ति का साधन भी है। अगर किसी की संप्रभुता को छीन किया जा रहा है, छीना जा रहा है या उसकी संप्रभुता को कम किया जा रहा है तो संप्रभुता की अभिव्यक्ति का साधन है। तो देख लीजिए ये 3 चीजें यहाँ पर, न्याय की स्थापना, शोषण का विरोध तथा संप्रभुता की अभिव्यक्ति का साधन है। क्या है, युद्ध। तो युद्ध इन सबके साधन है। ठीक है, आगे जो है टर्नर महोदय हैं, विचारक हैं टर्नर, इन्होंने युद्ध को जो है बोला है कि इसके कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं होता है, इसके कई कारण होते हैं। कौन कौन से कारण बताए हैं टर्नर ने युद्ध के? पहला बताया है राजनीतिक कारण, दूसरा बताया है मनोवैज्ञानिक कारण, तीसरा बताया है सांस्कृतिक कारण, चौथा भौगोलिक कारण, पांचवा अंतरराष्ट्रीय कारण। तो टर्नर के अनुसार कौन कौन से हैं, ये 5 कारण हैं किसके, युद्ध के। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि टर्नर के अनुसार युद्ध के कितने कारण हैं, तो राजनीतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, भौगोलिक है, अंतरराष्ट्रीय है। वर्तमान समय में युद्ध की स्थिति नवीन परिस्थितियों और नवीन तकनीकों के कारण क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा जटिल हो गई है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में युद्ध का स्वरूप जो है समय के साथ तेजी से परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, मेथड जो है उनमें परिवर्तन हो रहा है, परिस्थितियां चेंज हो रही हैं वर्तमान समय में। और ऐसी परिस्थितियों में जो है सभ्यता का विनाश संभव प्रतीत होता है। यानी कि वही बात है कि परमाणु हथियार सबके पास है, यदि कोई भी आगे ज्यादा आक्रामकता दिखाता है तो दूसरा देश भी छोड़ने वाला नहीं है। तो इसमें क्या है, जो सभ्यता है उसका पूरी सभ्यता का भी विनाश हो सकता है। तो ये भी संभव प्रतीत होता है, मतलब इसकी संभावना है। अगर किसी देश ने समझदारी से काम नहीं लिया तो सभ्यता समाप्त हो जाए, ऐसी संभावना प्रतीत होती है। फिर भी वर्तमान परिवेश में विश्व युद्ध की संभावना लगभग नगण्य है। क्यों नगण्य है? क्योंकि युद्ध के अतिमार और असंतुष्ट ऐसे आधार हैं जिससे कोई भी देश विश्व युद्ध की ओर नहीं बढ़ सकता है। तो कुछ ऐसे रीजन हैं, अतिमार, ये सारी चीजें, यानी कि हथियार, जो परमाणु हथियार है सभी देशों के पास, तो इनसे कोई देश जो है युद्ध की ओर बढ़ना नहीं चाहता है, विश्व युद्ध की ओर नहीं बढ़ सकता है, बचते हैं सारे। क्योंकि अगर विश्व युद्ध हुआ तो पता नहीं कितना जो है विनाश होगा, इसलिए सभी देश बचते हैं युद्ध से। अब आगे देखेंगे संघर्ष और युद्ध का निराकरण। संघर्ष और युद्ध केवल क्षेत्र विशेष तक नहीं है, परंतु इसके जटिल अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी हैं। तो जो संघर्ष और युद्ध केवल कहाँ तक नहीं है, किसी राज्य या देश या क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, इसके जो है बहुत सारे दूसरे, ये मतलब अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसको देखा जाता है। जब दो देशों के बीच आपसी निहित स्वार्थों के लिए टकराव होता है तो उसे युद्ध कहा जाता है, और हिंसा के स्थिति में युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं। तो जो हितों के लिए टकराव होता है वही संघर्ष है, और जब वो संघर्ष हिंसा का रूप धारण कर लेती है तो क्या हो जाता है, युद्ध का स्वरूप हो जाता है वो। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के कई कारण होते हैं। तो देखो टर्नर ने क्या किया था कि युद्ध के कई कारण उन्होंने बताए थे, लेकिन यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के कारण पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर संघर्ष हो रहा है यानी कि युद्ध हो रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। तो पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा हित आ जाता है, यानी कि अपने अपने राष्ट्र के हितों को पूरा करने के लिए क्या होता है कि जो देश हैं ये आपस में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। दूसरा क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा आ जाती है। यदि चाइना जो है
हर आए दिन हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश करता है, तो हम हमारी वो राष्ट्र की सुरक्षा को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके लिए कहीं न कहीं खतरा है। वो हमारी ऐसी पोस्ट को हथियाने की कोशिश करता है जिससे वो हमारी जो है आस-पास के ज़्यादा से ज़्यादा उस पे नज़र रख सके। जो हमारी क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है, उस पर नज़र रख सके। तो ये क्या हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इस पर भी क्या होगा, अब जब ऐसी हरकतें चाइना करेगा तो भारत तो करेगा ना, संघर्ष भी करेगा, युद्ध भी करेगा ज़रूरत पड़ेगी तो, और किया भी है उसने। तो ठीक है, राष्ट्रीय हित हो गया, ठीक है? और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी हो गई। तीसरा क्या है, शोषण। अगर किसी देश का कोई शोषण कर रहा है, तब भी जो है संघर्ष और युद्ध के कारण बनते हैं। तो जिन-जिन देशों का शोषण हुआ है, उन्होंने, इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने देश का जो है, अपने देश को शोषण से बाहर निकाला है। फिर क्या है, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भी जो है युद्ध का बहुत बड़ा कारण है। और क्या है, उपनिवेशवाद, नौ उपनिवेशवाद, ये भी है युद्ध का कारण। आतंकवाद बहुत बड़ा कारण है। संप्रभु संपन्नता की भावना, यदि किसी देश को संप्रभुता नहीं दी गई है, यानी कि वो किसी के अधीन है, तो वो अपनी संप्रभुता को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और संघर्ष और युद्ध छेड़ सकता है। तो अपनी संप्रभुता को मेंटेन करने के लिए या अपनी संप्रभुता को पाने के लिए भी युद्ध और संघर्ष होते रहते हैं, ठीक है? और क्या है, गुटबंदी। अगर गुटबंदी हो गई, जैसे कि अमेरिका और यूएसएसआर की गुटबंदी हुई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था? तो वही संघर्ष और युद्ध, विचारों की लड़ाई, संस्कृति की लड़ाई, यही सारी चीज़ें हो रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि युद्ध तक नौबत नहीं पहुँची। तो गुटबंदी भी बहुत बड़ा कारण है। राज्यों के बीच असमानता, यानी कि उनके बीच जो आर्थिक विकास है और जो अर्थव्यवस्था है, ये सब चीज़ों में जो अर्थव्यवस्था के रूल्स और रेगुलेशन हैं, अगर वो अमीर देशों के अकॉर्डिंग बन रहे हैं और कुछ देशों का उसमें हित नहीं देखा जा रहा है, तो ये भी युद्ध का कारण होता है। और यदि जो आर्थिक रिसोर्सेज़ हैं, वो असमान रूप से बँटे हुए हैं, तो ये भी युद्ध का कारण होता है। अगर डेवलपमेंट उनमें कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, तो कहीं न कहीं ये सब युद्ध के कारण बनते हैं। तो जो असमानता है राज्यों के बीच, ये भी एक युद्ध का कारण है। दूसरा क्या है, पारस्परिक हितों में टकराव। तो जब अगर आपस में हित टकराएँगे, तो क्या होगा? युद्ध होना निश्चित है, संघर्ष होना निश्चित है। तो ये सब कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण होते हैं, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के कारण होते हैं। अब हम युद्ध या संघर्ष के निवारण जो है, उसके निवारण या उपायों पे बात हम कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, मैं यूँ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो युद्ध या संघर्ष की विरोधी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना, ये जो युद्ध या संघर्ष के उपाय, निवारण के उपाय बता रहे हैं। तो युद्ध या संघर्ष की जो विरोधी विचारधारा है, तो उसका प्रचार-प्रसार करना, यानी कि युद्ध और संघर्ष का विरोध करना, उसको गलत बताना, इस तरह की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना। दूसरा है कि युद्ध विरोधी जागरूकता का प्रचार करना, कि युद्ध बताया जाए, सबको जागरूक किया जाए कि भाई युद्ध से किसी का भला नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। चाहे कोई देश जीते या हारे, लेकिन क्या होगा? नुकसान सभी का होना है, जन का, धन का, रिसोर्सेज़ का, और डेवलपमेंट रुक जाएगा, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है उसकी पहले आप भरपाई करेंगे, बाद में डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह की जागरूकता फैलाई जाए, तब भी युद्ध जो है रुकेगा। सभी राष्ट्रों द्वारा आपसी समझौते द्वारा युद्ध संघर्ष की परिस्थिति को समाप्त करना। तो जितने भी राष्ट्र हैं वो मिल बैठ कर के आपसी समझौते कर लें और युद्ध और संघर्ष की परिस्थिति को समाप्त कर दें, कि युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं भाई, ऐसा बीच का रास्ता निकालो कि तुम भी खुश, हम भी खुश। सबका थोड़ा-थोड़ा भला हो, अगर हानि हो रही है तो थोड़ी-थोड़ी सबकी हानि हो जाए, मतलब नुकसान हल्का-हल्का सभी झेल रहे हैं और सबको थोड़ा-थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों के करने से क्या हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा। आगे क्या है, 2 राष्ट्रों के बीच प्रभावशाली वार्ता करके विवादों का समाधान करना। तो 2 राष्ट्रों के बीच प्रभावशाली वार्ता, मध्यस्थता, ये सारी चीज़ें करके जो विवाद उनके बीच पनप गए हैं, ठीक है, क्रिएट हो गए हैं, उनको समाप्त कर दो, तो युद्ध बच जाएगा, युद्ध होने से बच जाएँगे। आगे क्या है, सफल कूटनीतिक प्रयोग करना। जो कूटनीति का, शांति स्थापना में कूटनीति का बहुत अहम रोल है। तो अगर सफल कूटनीति प्रयोग किया जाए, तो युद्ध से बचा जा सकता है और शांति स्थापना हो सकती है। नेक्स्ट है सफल मध्यस्थता का प्रयोग करके, यानी कि जो 2 देशों के बीच में विवाद हो गया है, तो तीसरा देश उसमें
अच्छे से मध्यस्थता कर ले, यानी कि जिसमें दोनों को निष्पक्ष होकर के दोनों के हानि लाभ के बारे में सोचे और एक बीच का रास्ता निकाल करके उसका सॉल्यूशन दे दे, तो उनको युद्ध से बचा जा सकता है। मध्यस्थता यानी ऐसी हो जो निष्पक्ष हो और दोनों के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें सोच समझ के निर्णय दे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं कानूनों का पालन करके। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं, जो कानून बने हैं, उनको फॉलो करके भी युद्ध और संघर्ष से बचा जा सकता है। अगले नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी प्रभावशाली संस्था को शक्तिशाली बनाना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अगर उसको प्रभावशाली बना दिया जाए और वो सभी किसी भी देश के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो सभी प्रकार के युद्ध और संघर्ष का जो है निपटारा कर देगी और युद्ध से दुनिया को बचाएगी। और विश्व सरकार की स्थापना करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक विश्व सरकार की यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट यानी कि अंतरराष्ट्रीय गवर्नमेंट, प्रभावशाली गवर्नमेंट जो है स्थापित हो जाए, जिसकी बात सब माने, कंपल्सन हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो भी युद्ध और संघर्ष से बचा जाएगा, क्योंकि सभी उसकी बात मानेंगे, उस सरकार की बात सब मानेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे किसी देश के अंदर सरकार की बात को कोई टाल नहीं पाता है, तो ऐसे ही, ठीक है। अब देखेंगे शांति स्थापना के उपाय, ये भी देख लेते हैं। तो शांति स्थापना के उपाय में सबसे पहला जो आएगा वो निशस्त्रीकरण आ जाएगा। आईपी में शांति स्थापना के लिए कई साधनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शांति से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक अलग अलग हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना, इन दोनों में विविधता पाई जाती है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना की जा रही है उसके लिए अलग मानक होंगे, अगर अलग जो है प्रतिमान होंगे, मानदंड होंगे, और जो अंतरराष्ट्रीय पर शांति स्थापना की जा रही है तो वो अलग होंगे। इसलिए इनमें विविधता यानी कि डिफरेंसेस यहाँ पर मिलते हैं। अलग अलग मानक और प्रतिमानों को यूज करते हुए शांति स्थापना की जाती है। तो ये एक पहला पॉइंट हुआ इसका। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना का सर्वाधिक प्रभावी प्रयास निशस्त्रीकरण के माध्यम से किया जाता है। आईपी में शस्त्र नियंत्रण का आदर्शवादी स्वरूप ही निशस्त्रीकरण है। तो अगर शस्त्र नियंत्रण का आदर्शवादी स्वरूप क्या है, निशस्त्रीकरण है। शस्त्र नियंत्रण का अर्थ क्या होता है, शस्त्र के प्रसार को रोकना। शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण का व्यवहारिक स्वरूप है, ठीक है। निशस्त्रीकरण का तात्पर्य क्या होता है, संपूर्ण विश्व में सभी प्रकार के हथियार को कम करना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो रणनीतिकार हैं इनके अनुसार विश्व शांति की स्थापना शस्त्र नियंत्रण के से प्रारंभ होती है। तो विश्व शांति की स्थापना कहाँ से प्रारंभ होती है, शस्त्र नियंत्रण से प्रारंभ होती है और निशस्त्रीकरण की दशा में चरम शिखर पर पहुंच जाती है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय रणनीतिकार हैं ये कहते हैं कि विश्व शांति की स्थापना शस्त्र नियंत्रण से शुरू होकर के निशस्त्रीकरण पर जाकर के ये अपनी चरम अवस्था पे पहुंच जाती है। शांति अध्ययन एक अंतर विषयक उपागम है जिसके माध्यम से संघर्षों को कम करने, पूरी तरह रोकने तथा शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया जाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित की जाए। तो शांति अध्ययन क्या है, ये एक अंतर विषयक उपागम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो है नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है जॉन गोल्डन के अनुसार क्या है, शांति दो प्रकार की होती है। जो जॉन गोल्डन है ये कहते हैं कि शांति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सकारात्मक शांति एंड नकारात्मक शांति। तो सकारात्मक शांति का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि संबंधों को पुनः स्थापित करना, संबंधों का अंतरण करना, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना। तो सकारात्मक में क्या आ जाएगा, संबंधों का अंतरण करना, संबंधों को पुनः स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, जो सकारात्मक शांति उसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब हम देखते हैं नकारात्मक शांति का अर्थ क्या होता है। तो नकारात्मक शांति का अर्थ होता है हिंसा की अनुपस्थिति। अंतरराष्ट्रीय जो सिद्धांत का अर्थ है इनके अनुसार निशस्त्रीकरण नियंत्रण की चरम स्थिति होती है, अर्थात शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रमुख आधार होता है। तो जो शस्त्र नियंत्रण है, निशस्त्रीकरण रूपी लक्ष्य जो है इसको प्राप्त करने का प्रमुख आधार होता है। क्या होता है, शस्त्र नियंत्रण होता है। शांति की स्थापना महत्व के कारण ही शांति अध्याय
एक स्वतंत्र विषय का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। तो जो शांति स्थापना का इतना ज़्यादा महत्व है कि इसके महत्व के कारण ही जो शांति अध्याय है, जो एक ये शांति था, टॉपिक था, एक अध्याय था, उसने एक स्वतंत्र विषय का रूप प्राप्त कर लिया है। देखिए इतनी ज़्यादा जो है इस शांति की जो है महत्व है, शांति का महत्व किसके, क्योंकि शांति के द्वारा ही जो है विश्व खुशहाल रहेगा और विनाश से बच सकेगा। तो शांति जो टॉपिक है, अध्याय है, इतना महत्वपूर्ण है कि पहले ये सिर्फ एक अध्याय था, अब एक ये स्वतंत्र विषय बन चुका है। तो ध्यान देंगे, शांति एक क्या है, स्वतंत्र विषय बन चुका है और जिसकी विषय अंतर्विषयक है। तो शांति क्या है, अंतर्विषयक है, अंतर्विषयक है, अंतर्विषयक यानी कि इसमें कई सारे सब्जेक्ट समाहित होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट एक साथ जो है मिलाकर के पढ़े जाते हैं। और इसके अंतर्गत विशेष रूप से कौन-कौन सब्जेक्ट आते हैं तो ये भी देख लीजिए। एक तो राजनीति विज्ञान आएगा, मनोविज्ञान आएगा, समाजशास्त्र आएगा, अर्थ आएगा। तो ये शांति जो अध्याय है, ये एक तो ये स्वतंत्र बन चुका है, ठीक है, स्वतंत्र विषय बन चुका है, दूसरा अंतर्विषयक है, ठीक है। तीसरा क्या है कि इसके अंतर्गत कौन-कौन से विषय अध्ययन किए जाते हैं, तो एक हो जाएगा राजनीति शास्त्र, दूसरा हो जाएगा मनोविज्ञान, ठीक है, तीसरा हो जाएगा समाजशास्त्र हो जाएगा और चौथा हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो ये जो मेन विषय, वैसे काफ़ी और भी किए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मेन कौन से विषय हैं, तो मेन 4 हैं, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का अध्ययन इस शांति जो विषय है, स्वतंत्र विषय है, इसमें इन सभी का अध्ययन शामिल किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में शांति के महत्व पर विशेष शोध भी किए गए हैं, जिनसे शांति व्यवस्था हेतु निम्नलिखित मतलब कई प्रकार के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। कौन-कौन से? नंबर 1 है कि वर्तमान जो परमाणिक युग है, शांति स्थापना का महत्वपूर्ण रोल है। कहने का मतलब है कि वर्तमान जो परमाणिक युग है, इसमें शांति स्थापना का महत्व पहले से अधिक हो जाता है और सार्वभौमिक हो जाता है। पहले से शांति स्थापना का महत्व अब ज़्यादा ज़रूरी है और सार्वभौमिक भी है, यानी कि पूरे विश्व में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव संस्कृति एवं सभ्यता विनाश के कगार पर खड़ी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी देशों के पास परमाणु हथियार हैं, विनाशक हथियार हैं। तो अगर शांति स्थापना नहीं हुई, युद्ध हो गया, विश्व युद्ध हो गया, तो ऐसा संभव है कि मानव सभ्यता जो है विनाश हो जाए। ठीक है? जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल हिरोशिमा एवं नागासाकी पर देखा। उसके पहले बहुत पहले जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब सभ्यता का भी विनाश हुआ, तो इसके भी पीछे कोई ना कोई रीज़न हुआ होगा। बहुत सारे रीज़न दिए जाते हैं, तो कोई ना कोई रीज़न तो हुआ होगा। तो वही है, अब यहाँ पर क्या है कि जो ये हथियार है, ये एक रीज़न बन गया है। जो परमाणु हथियार हैं, जो खतरनाक घातक हथियार हैं, ये मानव सभ्यता के विनाश का एक कारण है। और अगर शांति स्थापना नहीं की गई, तो मानव सभ्यता का विनाश हो सकता है। तो इसलिए शांति व्यवस्था को स्थापित करना पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सार्वभौमिक यानी कि पूरे विश्व में, पूरे में स्थापित होनी चाहिए, तब जाके काम बनेगा। ठीक है? शांति क्या है? शांति एक सामाजिक एवं प्राकृतिक स्थित है, जबकि युद्ध सामाजिक स्थित नहीं है। तो शांति को एक सामाजिक और प्राकृतिक स्थित माना गया है, क्योंकि शांति में जितना डेवलपमेंट होगा, जितना मनुष्य का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, हर तरह की चीज़ें जो हैं, मनुष्य खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। तो ये क्या है? एक सामाजिक स्थिति भी है और कैसी है? प्राकृतिक स्थिति भी है। तो शांति सामाजिक और प्राकृतिक स्थिति है, इसको नोट डाउन करेंगे, जबकि युद्ध सामाजिक स्थिति नहीं है। इसलिए शांति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर स्वीकार की जाती है। ठीक है? तो शांति कहाँ? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर होनी ही चाहिए, स्वीकार की जाती है, क्योंकि ये सामाजिक और प्राकृतिक स्थिति है। शांति स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक राष्ट्रीय एवं सार्वत्रिक कार्यकर्ता का लक्ष्य है। तो शांति स्थापना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जितने भी ये संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, इनका क्या है? इनका लक्ष्य है शांति स्थापना करना। इनका यही लक्ष्य है कि किसी न किसी तरह से
शांति बनी रहे और युद्ध ना हो, कोई विनाशक हथियार यूज ना हो जाए और विश्व जो है, विश्व में शांति स्थापना हो सके और विश्व युद्ध से बचा जा सके। शांति की स्थापना के लिए विविध स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर, संस्थात्मक स्तर, नवाचार को प्रभावी बनाकर। तो ये इन सारे स्तरों पर कोई व्यक्ति है वो भी अपने स्तर पर जो है प्रयास किया जाता है, कोई समाज है उस स्तर पर वो समाज जो है प्रयास कर रहा है, संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। तो इन सभी के द्वारा जो है शांति की स्थापना की जाती है, इन सभी प्रयासों के द्वारा। जो जॉन गालंडंग हैं, ये कहते हैं कि हिंसा सीधी और प्रत्यक्ष हो सकती है, हिंसा संरचनात्मक हो सकती है और हिंसा सांस्कृतिक भी हो सकती है। इसलिए शांति की स्थापना हेतु इन सभी स्तरों पर सृजनात्मक परिवर्तन भी आवश्यक है, जिसमें कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं जो जॉन गालंडंग हैं, ये कहते हैं कि हिंसा सीधी और प्रत्यक्ष हो सकती है, जैसे कि हमने अभी बात की थी। हिंसा संरचनात्मक हो सकती है, हिंसा सांस्कृतिक भी हो सकती है, यानी कि संस्कृत के ऊपर लड़ जाए, वो विचारों पर लड़ जाए कि हमारी संस्कृत ज्यादा ग्रेट है, उसकी कम है, वो कहेगा नहीं हमारी संस्कृत ग्रेट है। तो इस पर भी जो है क्या हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। तो इन सभी कारणों से लड़ाई हो सकती है, इसलिए शांति की स्थापना हेतु सभी स्तरों पर, यानी कि सभी स्तर पर सृजनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये बताते हैं कि जो सबसे प्रभावी विधि है, ये है कूटनीति, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो जो गालंडंग महोदय हैं, ये बताते हैं कि शांति स्थापना के लिए जो है शांति स्थापना के बहुत सारे विधियां शांति स्थापना में प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सबसे प्रभावी विधि की बात करें तो ये कूटनीति है, और यही कूटनीति विधि को अपना करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना की जा सकती है। तो आपका एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से तैयार होता है कि शांति स्थापना के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है, तो कूटनीति है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से सीधा बन के आ सकता है। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो कूटनीति होगा, और यहाँ हमने शांति और संघर्ष पर सारे मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए हैं। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे वो हमने लिख दिए हैं, और बाकी की चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को फिर से देखिए और नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कूटनीति होगा, यानी कि डिप्लोमेसी। तो जो कूटनीति हमारा टॉपिक होगा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी सीधे सीधे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अभी चल रहे हैं, और उनको मैं अलग से मेंशन करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि ये वीडियो आपको जरा भी यूजफुल लगती है, आपकी जरा भी हेल्प कर रही है, तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए, और ज़्यादा जो है अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।